Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. So today in this session we are going to discuss about energy management. इससे पहले हमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया है, मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया है कि मैनेजमेंट क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं, क्या क्या हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट. तो जब भी हम एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो एनर्जी मैनेजमेंट होता क्या है कि हम किस तरह से अपनी एनर्जी को मेंटेन करते हैं. और अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो व्हाट इज एनर्जी? इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू डू वर्क, एक्टिविटीज ऑफ पर्सनल वेलबींग एंड ऑफ होम एफिशिएंसी रिक्वायर एनर्जी टू बी कैरी आउट. आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, सपोज करो वॉकिंग, ओके, वॉकिंग, या आप कुछ भी कुकिंग कर रहे हो, आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जितनी भी एनर्जी लग रही है वो किस में आती है? एनर्जी मैनेजमेंट में आती है. तो आप कोई भी काम कर रहे हो, एनर्जी का मतलब क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क. जो भी आप काम कर रहे हो उसमें क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर एनर्जी जा रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी मैनेजमेंट से क्लासीफाई करेंगे. अब चाहे उसमें स्टैंडिंग, सिटिंग, डस्टिंग, कुकिंग, रिपेयरिंग, ये सब में एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटी है, चाहे वो आपकी स्मॉल स्केल पे हो चाहे वो आपकी लार्ज स्केल पे हो, सभी एक्टिविटीज को क्या चाहिए? सभी एक्टिविटीज को एनर्जी चाहिए. जो भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, योर बॉडी नीड्स एनर्जी टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी यू नीड एनर्जी. सो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क. तो इसमें अगर हम बात करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो हम एनर्जी को कैसे मैनेज कर सकते हैं? सपोज करो, मैंने आपको ये पहले भी कुछ हमने हाउसिंग एंड इंटीरियर डिजाइनिंग आपकी यूनिट में ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं. तो हम एनर्जी को कैसे मैनेज कर सकते हैं? जैसे हम क्या है, एक में मेरे पास सपोज करो ए, बी एंड सी है, ठीक है, ए, बी एंड सी. तो अगर मुझे मूव करना है बी टू ए, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस है, और मुझे मूव करना है बी टू सी, राइट. तो मेरी एनर्जी ज़्यादा किस में लगेगी? ऑब्वियसली जब मैं बी टू सी मूव करूँगी तो मैं ए पर भी जा सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ए पे भी जा सकती हूँ. तो मैं क्या करूँगी? आई विल चूज द शॉर्टेस्ट मिनिमम पाथ फ्रॉम बी टू ए, राइट, क्योंकि मेरी यहाँ पे एनर्जी क्या लगेगी? कम लगेगी. तो जब भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जब भी हम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारा मोटो क्या रहता है कि जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हम क्या करें? अपनी एनर्जी को मैनेज करें. अब भाई मैंने अगर रास्ता चुन लिया फ्रॉम बी टू ए, तो मैंने क्या करा? यहाँ पर अपनी एनर्जी सेव करी, क्योंकि मैं क्या कर सकती थी? बी टू सी पे जा सकती थी, देन सी टू ए पे मूव कर सकती थी, राइट. बट मैंने नहीं करा. मैंने क्या करा? डायरेक्ट बी से ए पे मूव किया, क्योंकि मुझे नहीं जाना, मुझे क्या करना? अपनी एनर्जी सेव करने. जाने को तो मैं कहाँ जा सकती थी? पहले बी टू सी आती, देन सी टू ए आती, राइट. बट मेरे को क्या करना है? अपने एनर्जी मैनेजमेंट करना है, इसलिए मैंने क्या करा? यहाँ पर एनर्जी को मैनेज करा, राइट. Now human, and up it is wiser let a man push, pull and lift heavy articles in the home rather than a woman who will be using more energy and time to do a similar work. एक मैन है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है? एक हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा है. वहीं पर एक वुमेन है जो एक हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रही है. तो एनर्जी कौन ज़्यादा यूज़ करेगा? ऑब्वियसली मैन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मसल स्ट्रेंथ का भी रोल प्ले होता है. तो मैन क्या करेंगे? ज़्यादा एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज करेंगे उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए. तो जो एनर्जी है वो कैसे अवेलेबल होती है? फ्रॉम ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज. एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज. जब मैं आपको क्लासिफिकेशन कराऊंगी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे एनर्जी फ्रॉम नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज इज कॉल्ड फ्यूल. जो एनर्जी आएगी नॉन ह्यूमन रिसोर्स, उसको हम फ्यूल बोलते हैं. एंड दैट पर्टिकुलर फ्यूल इज इन द फॉर्म ऑफ वुड, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड सन, राइट. ह्यूमन एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम ह्यूमन सोर्सेज रेफर टू द इंडिविजुअल एबिलिटी टू डू वर्क. ह्यूमन एनर्जी का मतलब क्या है? जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी कितनी एबिलिटी है? एबिलिटी टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क इज कम अंडर एनर्जी. तो हम किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितनी हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी मैनेजमेंट बोलते हैं. अब यहाँ पर जो हमें एनर्जी मिलती है थ्रू बायोकेमिकल रिएक्शन, वो कैसे मिलती है? मेंटेनेंस ऑफ बीएमआर प्रोसेस. जब मैंने आपको बताया था बीएमआर, जब मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज बेसल, नॉट बॉडी, बेसल मेटाबॉलिक
रेट। तो यहाँ पे जब मैंने बीएमआर के बारे में पढ़ाया था तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि बीएमआर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक एज, ठीक है, सेक्स, हाइट, बॉडी स्ट्रेंथ एंड आपके डिजीज कंडीशन। तो जो आपका ये बेसल मेटाबॉलिक रेट है, इसमें क्या है, यहाँ पर एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट है। बीएमआर का मतलब क्या है, बीएमआर का मतलब ही ये होता है कि आपकी बॉडी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कैलकुलेटेड इन द बीएमआर। दूसरा, आप कितनी ग्रोथ कितनी प्रमोट हो रही है, बॉडी का टेम्परेचर कैसे रेगुलेट हो रहा है, एंड जो भी आप फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो उसमें कितनी पर्टिकुलर यहाँ पर एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी मैनेजमेंट क्या किसको बोलते हैं कि हम बीएमआर प्रोसेस को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ कैसे हो रही है, हम बॉडी टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं और हम डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर एनर्जी एक्टिविटी इज काउंटेड इन द टर्म्स ऑफ बीएमआर। अब हम कोई भी होम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें भी तो एनर्जी जा रही है, राइट, उसमें भी एनर्जी जा रही है। तो हम क्या क्या एफर्ट्स यूज़ करते हैं होम मेकिंग एक्टिविटीज़ में। फर्स्ट हम यूज़ करते हैं मेंटल एफर्ट्स, ठीक है। मेंटल एफर्ट्स का क्या मतलब है, यहाँ पर जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, दैट आर कम अंडर मेंटल एफर्ट, क्योंकि इसमें भी क्या जा रही है, हमारी एनर्जी जा रही है, ठीक है। आप कोई भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें जो है एनर्जी जो है हमारी प्रोड्यूस हो रही है। तो मेंटल एफर्ट्स में कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग ये सब आ गया। विजुअल एफर्ट्स में जो हम एक्टिविटी देखकर कर रहे हैं, विजुअल कर रहे हैं, उसमें क्या है, हमारा आई का मस्कुलर मूवमेंट आता है, तो उसमें भी क्या हुई, हमारी एनर्जी यूटिलाइज हुई। तो विजुअल एफर्ट में क्या गया, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, लाइटिंग कंडीशन में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी आई की एक्टिविटीज हो रही है, मेरी आई की मसल्स मूव कर रही है, दैट ऑल्सो कम अंडर एनर्जी मैनेजमेंट, राइट। नाउ थर्ड एफर्ट इज मैनुअल वर्क। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ से एनटीए वाला क्वेश्चन देता है, पेडल एफर्ट, टॉर्सल इफेक्ट, मैनुअल वर्क में। इसमें आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा एफर्ट जो है वो लग रहा है। अब अगर मैं मैनुअल एफर्ट की बात करूँ तो मैनुअल में क्या आता है, जो भी आप मैनुअल वर्क कर रहे हो, जो भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, मॉपिंग, वॉशिंग, ये सब किस में आएगा, मैनुअल वर्क में आएगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट टॉर्सल इफेक्ट, टॉर्सल इफेक्ट किस में आता है, जिसमें आपके रेजिंग, टर्निंग, बेंडिंग, टॉर्सल मतलब जो आपके हाथ इसका होता है, जो हाथ की मूवमेंट होती है, एंड पेडल इज पैरों की मूवमेंट, दैट इज मूवमेंट ऑफ द फुट। तो यहाँ पर जब आप मूवमेंट कर रहे हो, चाहे वो टॉर्सल हो, चाहे वो आपके पास यहाँ पर पेडल हो, इसमें भी क्या है, एनर्जी जा रही है, ठीक है। एनर्जी इसमें क्या कर रहे हैं, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी हो रही है, इसमें हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो मैनुअल वर्क, टॉर्सल वर्क एंड पैडल वर्क, दीज थ्री कम अंडर द एफर्ट्स विच आर यूटिलाइज्ड इन द एनर्जी मैनेजमेंट प्रोसेस। तो मैनुअल वर्क जो भी आप कर रहे हैं उसमें भी क्या है, एनर्जी लग रही है। टॉर्सल एफर्ट, जो भी आप पैरों से, हाथ से काम कर रहे हो, चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, सपोज करो यू आर कुकिंग, तो उसमें कुकिंग जब आप कर रहे हो तो हैंड्स में, ठीक है, हाथ का क्या होता है, टॉर्सल इफेक्ट। तो उसमें क्या कर रहे हो आप, कटिंग कर रहे हो, चॉपिंग कर रहे हो, वॉशिंग कर रहे हो, तो ये क्या है, आपके इसमें हैंड्स की मसल्स में जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है वो आएगा टॉर्सल में। पैडल एफर्ट्स, जो आप पैर से एक्टिविटीज कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, ठीक है, ये सब किस में आएगा, पैडल एफर्ट्स में आएगा। अब हम एनर्जी को सेव कैसे कर सकते हैं, हमें क्या करना है, एनर्जी सेव। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, सपोज मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ABC पॉइंट वाला, ठीक है, एक बार हम उसको फिर से देखते हैं। ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट और ये है C पॉइंट। अब B के पास, B को जाना है A के पास, राइट, B को जाना है A के पास, तो वो क्या करेगा, या तो ये वाला पाथ चूज करेगा, ठीक है, या फिर वो C के पास जाएगा, देन C से वो A के पास आएगा। तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। तो इसने क्या करा, ये क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस में गया, तो इसने क्या करा, शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करा, इससे क्या हुई, एनर्जी यूटिलाइज हो गई, राइट। लेकिन अगर ये B C के पास जाएगा, फिर C A के पास जाएगा, तो इसको एनर्जी ज़्यादा लगेगी।
तो इसने एनर्जी को कैसे सेव करा, इसने क्या करा, डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ चुन लिया। दूसरा ये क्या कर सकता है, इस टास्क को छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड कर सकता है। कैसे, पहले ये यहाँ गया, फिर इसने यहाँ पे ब्रेक ले लिया, रेस्ट किया, फिर सी के पास गया, फिर सी के पास जाने के बाद यहाँ ब्रेक लिया और फिर ये दोबारा ए के पास आया। तो इसने क्या करा, अपने टास्क को डिवाइड कर लिया, राइट, अपने टास्क को क्या करा, डिवाइड कर लिया। तो एनर्जी सेव कैसे हुई है, या तो हम टास्क को डिवाइड कर सकते हैं और इधर हम यहाँ पे शॉर्ट वे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट वे क्या हुआ, बी से बी ए के पास आ गया, और दूसरा क्या करा, इसने अपनी एक्टिविटीज को स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दिया इन ऑर्डर टू सेव द एनर्जी, राइट। तो ये है आप किस तरीके से आप एनर्जी को सेव कर सकते हो। So first point here is break the task into smaller activities. Completing one task involve a number of tasks. For example, washing of clothes. So break this task of washing clothes into smaller activities involving separating different type of clothes, cotton colored, white, etc. Dipping clothes in soap, detergent solution for some time, rubbing of soiled areas. आपने क्या करा, एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, इससे आप अपनी एनर्जी को मैनेज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है, आप सारे एक्स्ट्रा मूवमेंट को कट कर सकते हो। एक्स्ट्रा मूवमेंट मतलब वही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को चूज करना, ना कि बी सी के पास ना जाए, डायरेक्ट ही वो ए के पास यहाँ पर चला जाए। तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा मूवमेंट्स है उसको हमें कट डाउन करना है और एक्टिविटीज को कंबाइन करना है। जैसे हम पहले सारी सब्जियाँ काट के रख लेते हैं, देन हम सब्जी कुक करते हैं, तो हमने क्या करा, अपने टास्क को इजी कर लिया, पहले ही सारी सब्जियों को चॉप करके रखा, तो इससे हमारा टास्क क्या है, आसान हो गया और एनर्जी भी क्या हुई, यूटिलाइज हुई, एनर्जी क्या हुई, सेफ हुई। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा मूवमेंट को कट डाउन कर लेंगे और एक्टिविटीज़ को कंबाइन कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी एनर्जी जो होगी मैनेज होगी। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है मैंने, कुछ गेस्ट आते हैं आपके घर में और आप उनको वाटर सर्व करते हो। अब क्या है, आप उनको एक प्लेट में सारे ग्लास रख के ले जाते हो। जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आता है, ऐसा तो नहीं है ना आप एक ग्लास लेकर आ रहे हो, फिर किचन की मूवमेंट कर रहे हो, फिर डाइनिंग रूम में आ रहे हो, फिर किचन की मूवमेंट कर रहे हो, फिर किचन में आ रहे हो, फिर ग्लास लेकर जा रहे हो। तो ऐसे करने की जगह आप क्या कर रहे हो, एक प्लेट में सारे ग्लासेस को रख कर लेके जा रहे हो। उससे क्या होगा, टाइम भी मैनेज होगा एंड एनर्जी भी मैनेज होगी, क्योंकि उसमें क्या करा, आपने एक्स्ट्रा मूवमेंट्स को कट कर दिया, ठीक है। तो ये भी क्या है, इससे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। यू कीप गोइंग टू द किचन एंड ब्रिंग 1 glass of water at a time. Don't you think that a better option is to bring all the glasses in the tray and serve to all the guests? तो ये भी क्या है, यहाँ पर एनर्जी मैनेजमेंट के लिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, एनर्जी और टाइम दोनों को ही क्या करना है, सेव करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हेयर इज मनी मैनेजमेंट। हम मनी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखो, मनी मैनेजमेंट में से ना इनकम पे क्वेश्चन आता है। इफ़ आई टॉक अबाउट मनी मैनेजमेंट, तो यहाँ से इनकम पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर इनकम्स की टाइप क्या है, ठीक है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे मनी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम मनी को कैसे यूटिलाइज करते हैं। All the resources that are available to the family, the most important one is money ही, ठीक है। अगर पैसा है तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, रिसोर्सेज को कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो मनी प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ मैन एज इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच ही कैन सेटिस्फाई हिज फिजिकल, मटीरियल एंड मेंटल नीड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, जो भी हमारी इनकम आएगी उसको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे हम अपनी नीड्स को कंप्लीट कर रहे हैं और कैसे हम मनी को सेव कर रहे हैं, वो भी आता है मनी मैनेजमेंट में। अब इसमें क्या है, हम किस चीज़ पे स्पेंड कर रहे हैं मनी, ठीक है। क्या हमारी नीड्स हैं, क्या हमारा यहाँ पर जो क्रेविंग्स है, तो ये आता है सारा मनी मैनेजमेंट में। तो मनी मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एज वन कैन मैनेज इट्स मनी by knowing the assets and liabilities one has by overlooking long-term goals. When you manage money effectively, you are better able to save for the future. जब आप मनी को इफेक्टिवली मैनेज करोगे तो आप इन फ्यूचर क्या कर सकते हो, मनी को सेव कर सकते हो। तो मनी मैनेजमेंट से क्या होता है
कि आपकी जो मंथली कॉस्ट है, जब भी आपकी मनी मैनेजमेंट आप करते हो तो यहाँ पर आप क्या करते हो, सारी कॉस्ट देख लेते हो, आप एक बजट बना लेते हो अपना कि हमें कितनी यहाँ पर मनी कैसे सेव करनी है। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है कि आप किस लेवल का आपका माइंड है, कितनी आपकी सैलरी है, कितनी आप उसमें से सेव कर पा रहे हो, कौन से आप इफेक्टिव मेथड्स को यूज़ कर रहे हो उस मनी को मैनेज करने के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है फैमिली के लिए, क्योंकि मनी क्या करती है, इट फील मोर सिक्योर फाइनेंशियली, ठीक है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन मैनेजिंग मनी प्रॉपरली फॉर डिफरेंट हाउस होल्ड एक्टिविटीज। अब यहाँ पे कुछ मोटिवेशन फैक्टर्स हैं मैनेजमेंट के लिए। देखिए, जब यहाँ पर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मोटिवेशन फैक्टर इज द मेन फैक्टर, क्योंकि आप कोई भी काम परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो जब भी कोई आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे उसके लिए क्या चाहिए, यहाँ पर मोटिवेशन चाहिए, राइट। यहाँ पर क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन क्या होगा कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन क्या है, इट डिराइव फ्रॉम द वर्ड मूवर रेफरिंग टू द मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी। आप किस तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो जब अगर आपके पास मोटिवेशन होगा, अगर आपके पास यहाँ पर मोटिवेशन होगा, मीन्स मोटिवेशन फैक्टर इज इंक्रीज्ड, तो यहाँ पे वर्क एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज। तो यहाँ पे जो वर्क की एफिशिएंसी है वो कैसी होगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे जब मोटिवेशन है तो वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा है। और अगर आप यहाँ पर मोटिवेशन बिल्कुल लो है, आप बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं हो, अगर यहाँ पे मोटिवेशन लो है तो यहाँ पर क्या होएगी, वर्क एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप मोटिवेटेड ही नहीं हो तो आप किसी भी तरह का काम नहीं कर पाओगे। तो ये जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मोटिवेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वर्क एफिशिएंसी। अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप काम कर पाओगे, अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो आप किसी भी तरह का काम नहीं कर पाओगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन में क्या है, तो हमें जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट है जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें कोई भी टास्क को परफॉर्म करना है तो हमें क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। सपोज इफ अ स्टूडेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग अ टास्क, even when other resources are available, she and he still may give excuses and not finish the task। आप चाहे कोई भी काम करा लो, अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है, मोटिवेटेड ही नहीं है, तो वो किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा। टू इंक्रीज द वर्क एफिशिएंसी वन शुड बी ऑलवेज मोटिवेटेड, ठीक है। हम कोई काम कर रहे हैं, हमें मोटिवेशन आ रहा है, तभी हम काम को अच्छे से कर पाएंगे। इफ़ वी आर नॉट मोटिवेटेड तो हम काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ स्टूडेंट्स, इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग अ टास्क, इवन आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, कितना ही अच्छा टीचर लिया वो नहीं पढ़ेगा। क्यों, ही इज़ लैकिंग इन मोटिवेशन, उसका मोटिवेशन क्या है, बहुत ज़्यादा पुअर है, तो वहाँ पे कोई भी वो काम नहीं कर पाएगा। और कौन से फैक्टर्स होते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर, पहला वैल्यू, ठीक है। वैल्यू क्या है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, जिसमें हम सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है, सेल्फ इमेज की बात करते हैं, और इसमें एस्टीम की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू अगर हमारे पास, हम अपने आप में ही मोटिवेट रहेंगे, हम अपने आप की ही वैल्यू करेंगे, हम अपना बिहेवियर ही सही रखेंगे, अगर हमारी सेल्फ इमेज सही होगी तो हम मोटिवेट रहेंगे। नेक्स्ट है वैल्यू का मतलब क्या है कि हम अपने कितनी ज़्यादा सहायता करते हैं, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हमारे आइडियाज़ क्या है, हमारे प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है। वैल्यू ऑल्सो प्रोवाइड जजमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड एनालिसिस, कि हम अपने आप को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। और अगर जब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं ना तो हम ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं, है ना। जब हम खुद को एनालाइज करते हैं कि हमारे में क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी है, तो हम उस चीज़ से क्या रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं। इसलिए वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है किसमें, एक मोटिवेटिंग फैक्टर में। दूसरा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये सारे मोटिवेटिंग वैल्यूज़ है, ठीक है। जैसे आपको कितना कंफर्ट मिल रहा है, लव मिल रहा है, कितनी टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल रही है अपने काम से, आर्ट, हेल्थ, एम्बिशन, डिज़ायर फॉर नॉलेज, प्ले एंड रिलीजन, ये सारे क्या है आपके मोटिवेटिंग वैल्यूज़ फैक्टर है। नेक्स्ट, कितने टाइप की वैल्यूज़ होती है, सबसे पहले एक इंट्रिंसिक होती है जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिज़ायरेबल है।
क्योंकि इसमें क्या आता है, इंट्रिंसिक मतलब जो आपकी इनर वैल्यूज़ है, ठीक है, मतलब जो आपकी इनर वैल्यूज़ है, आप अपने आप को कैसे देख रहे हो, ऑनेस्टी, कॉर्पोरेशन, क्रिएटिविटी, ब्यूटी, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, ये सारे क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, कि अपने आप को आप कैसे देख रहे हो, आपकी इनर वैल्यू क्या है, ऑनेस्टी, कॉर्पोरेशन, क्रिएटिविटी, ब्यूटी, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, ये सब किस में आता है, इनर वैल्यू में आता है। तो इनर वैल्यू में क्या है, आपके इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू या इनर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, गोल वैल्यूज़ भी बोलते हैं, कि हम अपने आप को कैसा देख रहे हैं, हमारी इनर वैल्यू यहाँ पर कैसी है। तो हम प्लानिंग स्किल्स, ठीक है, ऑर्डर, एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, ये सारे क्या है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ है जो हम इनर वैल्यूज़ अपनी देखते हैं, ठीक है। इसमें सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम भी आता है। दूसरा हम देखते हैं फैक्चुअल और नॉर्मेटिव वैल्यूज़, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। ये लोग हमें किस तरह से देख रहे हैं, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, उनकी डिज़ायर्स क्या है, वो आता है फैक्चुअल वैल्यूज़ में। नॉर्मेटिव वैल्यूज़ जो होती है वो एथिकल वैल्यूज़ होती है, ठीक है, जिसमें हम अपने आइडियाज़ को देखते हैं कि हमारे आइडियाज़ क्या सही है, क्या गलत है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, ऑनेस्टी, रिलीजन, लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस, दीज ऑल कम्स अंडर नॉर्मेटिव वैल्यूज़। अब हमारे यहाँ पे गोल्स क्या होते हैं, ठीक है। गोल्स का मतलब क्या है, गोल, ऑब्जेक्टिव, कंडीशन और समथिंग दैट यू डिज़ायर टू अचीव, कुछ ऐसी ऑब्जेक्टिव, कुछ ऐसी कंडीशंस जो आपको अचीव करनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, गोल बोलते हैं। और इसके लिए हम एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हम इस पर डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गोल्स का मतलब क्या है, डिज़ायर्स दैट इंडिविजुअल और फैमिलीज आर विलिंग टू वर्क फॉर, जिसके लिए हम काम करते हैं, दैट आर गोल्स, जो हमें, जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, जो हमारी कंडीशन है, जो हम काम करना चाहते हैं, वो किस में आता है, गोल्स में आता है। दीज आर टेंजिबल थिंग्स, टेंजिबल मतलब यहाँ पर मूवेबल थिंग्स है। गोल तो आप मूव कर सकते हो ना, गोल तो रुकता नहीं है आपका, है ना, आप क्या है, आगे बढ़ते जाते हो करियर में, तो ये क्या है, टेंजिबल है। टेंजिबल का मतलब होता है मूवेबल, ठीक है, जिसको आप मूव कर सकते हो। तो गोल क्या है, जैसे जैसे आप स्टेजेस पे बढ़ते जाओगे, नए नए गोल्स को अचीव करते जाओगे, जो वैल्यूज़ है गोल्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, इसलिए यहाँ पर क्या है, गोल्स, वैल्यूज़, ये सब क्या करती है, इंटर रिलेट करती है। अब गोल्स क्या आते हैं, सबसे पहला आता है इंडिविजुअल गोल्स। हमारा जो सिंगल गोल है, जो हमारा अपना गोल है, दैट इज़ इंडिविजुअल गोल। जो सिंगल पर्सन का गोल है वो है हमारा इंडिविजुअल गोल, कि हमें क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, दैट इज़ इंडिविजुअल गोल। ग्रुप गोल क्या है, जब हमारे एक किसी ग्रुप का गोल होता है, सपोज करो मैंने आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करने को बोली, तो ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं, सपोज करो मैंने 10 स्टूडेंट्स को चूज़ कर लिया, तो उन्होंने क्या गोल बनाया कि हमें इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इन द गिवन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो असाइन किया आपको। तो उसमें क्या आएगा, ग्रुप गोल होएगा, जब हम यहाँ पर हम ग्रुप की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म गोल्स, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपके गोल्स बनते हैं, ठीक है, जैसे टू सक्सेसफुली कंप्लीट द कोर्स ऑफ स्टडी, ठीक है, जैसे मुझे क्या करना है, यहाँ पर आपको 6 मंथ्स में या 4 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, 5 मंथ्स में आपको नेट का सिलेबस कंप्लीट कराना ही कराना है, तो दिस इज शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बैच का स्टार्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट टर्म गोल क्या जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहता है, जनरली 6 मंथ्स और लेस। इंटरमीडिएट गोल क्या रहता है आपका, ना आपका शॉर्ट टर्म गोल रहता, ना लॉन्ग टर्म गोल रहता, इट इज़ लिंक कनेक्टिंग बिटवीन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है, ये दोनों लिंक करते हैं आपस में कि आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के बीच में कितना आएगा। लॉन्ग टर्म गोल्स जिनको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है, जिसको ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन चाहिए, दैट इज लॉन्ग टर्म गोल। और लॉन्ग टर्म गोल्स में आपके क्या हो सकते हैं, गेटिंग अ जॉब, इन चूजिंग प्रोफेशन, गेटिंग मैरिड, ऑइंग होम और फार्म, ये सब क्या आते हैं आपके लॉन्ग टर्म गोल्स आते हैं। तो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं टाइम और एनर्जी मैनेजमेंट से। इसमें से आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, आपको एलिमिनेट करना है, तो वो मेथड से आपको इसमें क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करे रखिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।